ये मैं कड़ा पहनता हूँ 1964 में मैंने पहना था। क्या ये एक पंजाबी का ही कंट्रीब्यूशन है और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर वो मुझे दोस्त ऐसा न मिला होता जी तो मेरा क्या होता। अगर कोई रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है जी। तो मैं तो 100% पिछले जन्म में सीखता। ये बात पक्की है। और ये अजीब इत्तेफाक है कि ज़िंदगी में मेरे जो भी पर्टिकुलरली जो सिख दोस्त आए, कोई जिससे मेरी मुलाकात हुई, वो उसने हमेशा मेरी मदद की। कभी कभी अफसोस ये होता है कि समाज फिल्मों को बहुत बिगाड़ता है। समाज बिगाड़ता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए तो ख़राब फिल्मों को, ख़राब गानों को जब अप्रिशिएट करेगा तो बाकी लोग भी ख़राब काम करने लगते हैं। चोली के पीछे क्या एक बेहुदा गाना है जी। अच्छा, ये एक आदमी था जिसने लिखा था। अफसोस ये है कि सुपर हिट गाना था। जब आप ख़राब चीज़ को इतना अप्रिशिएट करेंगे और घरों घर गाएंगे और उस पर छोटे छोटे बच्चों को नचाएंगे तो कितने शर्म की बात है। जी। नमस्कार, मैं परमवीर सिंह बाठ आप सबका स्वागत करता हूं। प्राइम एशिया टीवी आप देख रहे हो। वैसे आप मुझे पंजाबी भाषा में सुनते हैं, आप मेरी हिंदी के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। वो युद्ध हो सकता है 30 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, 45 मिनट का हो, लेकिन करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। जावेद अख्तर साहब का नाम आपने सुना होगा। बहुत से गाने उन्हीं की कलम से आए, बहुत सी फिल्में उन्होंने लिखी। जब छोटे थे हम लोग, बचपन में थे, तो हमारे बड़े, हमारी पिछली पीढ़ी के लोग उनकी बातें किया करते थे। अब हम लोग बातें करते हैं। उम्मीद है कि हमारी अगली पीढ़ी भी उन्हीं की बातें करेंगी। आज जावेद अख्तर साहब के साथ कुछ सीधी खुली बातें होंगी जो जीवन भर हमारे साथ रहेंगी। जावेद अख्तर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सोच रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, आपका जन्म हुआ, बहुत सी चीज़ें आगे से आगे चलती गई, लड़ी बनती गई। ये मेरे जन्म के बस 3 महीने बाद ही ख़त्म हो गया था। फिर हिटलर ने कहा फ़ायदा नहीं है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, ये पैदा हो गए हैं, अच्छे लोग दुनिया में आ गए। हाँ, अब चलो। बिल्कुल ठीक है जी। जावेद अख्तर जी, आपके साथ 2 युवा लोग हैं जिन्होंने 30, 40, 45, 50 साल गायकी को आगे लेके जाना है, सिंगिंग को आगे लेके जाना है। जानवी श्रीमंकर जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। क्या हाल चाल है आपके? मयांक चांद जी, आपको कल शाम को सुना था जी। बहुत अच्छी आवाज़ है। थैंक यू। बहुत दूर तक जाएगी आपकी आवाज़। आपसे बातें करेंगे आज। बिल्कुल, शुक्रिया जी। जावेद साहब, मैं सबसे पहले जो पूछना चाहता हूं कि 50 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जी। ज़िंदगी क्या है? सबसे पहला मेरा सवाल है। हम जो युवा लोग हैं, जो सोशल मीडिया के दौर में हैं जी, इतनी तेज़ चलती है ज़िंदगी, हमें समझ ही नहीं आती कि ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी में हम हैं कि हमारे में ज़िंदगी है। आपका फ़लसफ़ा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? खेल है। एक्चुअली पैदा होने का कोई मतलब नहीं और मरने का कोई मतलब नहीं, और बीच में जो वक्फा है, जो वक्त है, इसका भी सच पूछिए तो कोई मतलब नहीं है। आपकी पैदाइशी इतनी अजीब इत्तेफाक से होती है तो मतलब कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें मतलब भरना पड़ता है। एक आदमी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार गुजार सकता है, बहुत से लोग गुजार भी देते हैं। एक इंसान होता है जो सोचता है कि अच्छा, मैं पैदा हो गया हूँ, ये है दुनिया, तो इसमें मुझे ये करना चाहिए और ये कर दूँ तो अच्छा रहेगा, मैं तो चला जाऊँगा लेकिन ये दुनिया में रहेगा और दुनिया वालों को अच्छा लगेगा। तो वो कुछ अपना एक लक्ष्य बना लेता है, गोल बना लेता है और अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है उसे पाने की, वो करने की, तो एक ज़िंदगी के माने बन जाते हैं। वरना सच पूछो तो मीनिंग कुछ है नहीं, ऐसे ही है। ठीक है जी। अख्तर साहब, एक बात और थी कि मैंने जब पढ़ रहा था सारा कुछ, वैसे तो बहुत सा आपके बारे में जानते ही हैं लोग, लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड 5, 8 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, फिर साहित्य अकादमी का। जरा सर, वो फिल्म फेयर के अवार्ड आप कम बता गए। अच्छा जी, 8 से भी ज़्यादा हो गए? जी, वो कुछ 15-16 है। क्या बात जी। तो वो 8 तो सिर्फ गानों के हैं, फिर वो स्क्रिप्ट क्या अलग है। क्या बात है जी। जब इतना कुछ बंदे को मिल जाता है इंसान को जी, तो
महसूस क्या होता है? लोगों से कटा कटा महसूस होता है, कुछ बेहतरीन आभास होता है जब बंदा और लोगों के साथ जुड़ जाता है, चुनौती बढ़ती है, या क्या होता है फिर? उसमें देखिए, एक तो क्या मिल गया उसके बारे में सोचना ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है, शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये भी नहीं कि वो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने, या जब नेशनल अवार्ड जो है तो हमारे नेशन ने, देश ने हमको ये इज़्ज़त दी, तो उसका आभार तो आपको महसूस ही करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन इसमें फिर ये है कि अपना बैलेंस रखिए और ये सोचिए कि अगर इतना आपको इज़्ज़त दी गई है या आपको इतना सम्मान या इतना एप्रिसिएशन दिया गया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कुछ बेहतर काम करने की कोशिश करते रहें। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन आपका शौक़ और आपकी कोशिश ही होनी चाहिए, बजाय इसके कि पिछली चीज़ों से खुश हो जाए। मैं तो अपनी पुरानी फिल्में देखता भी नहीं हूँ, अब उसे देख देख के खुश होने का कोई मतलब नहीं हो, तो हो गया, अब क्या कर रहे हो ये बताओ, ये ख़ास बात है। तो और ज़्यादा ये सोचना कि हमने बहुत कर लिया, ये बड़ी नादानी की बात होगी। दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं लोगों ने, हम क्या है, कुछ भी नहीं उनके आगे। जावेद जी, एक बात मैंने और आपसे पूछनी थी कि 50 साल पहले जब आप युवा थे, अब भी आप युवा जैसे ही हो? नहीं, 50 साल के बीच में भी था मैं, काफ़ी दिनों जी। तब लोगों की मानसिकता समझना, प्रेम प्रसंगों की बात समझना, उनको गीतों में ढालना, शब्दबद्ध करना थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन अभी भी मैंने आपके कई गीत हैं जी, तो भावना युवाओं के बिल्कुल पास कैसे ले जाते हो? नहीं, आप किसी के पास कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है जी, इसलिए कि ये कोई फार्मूला या कोई स्कीम से नहीं हो सकता है काम। आप युवा तो जाने दीजिए, इंसान जाने दीजिए, एक छोटे से बच्चे को एक जानवर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो जानवर आपके पास तभी आएगा, वो बिल्ली हो कि कुत्ता हो या वो कोई भी जानवर हो, घोड़ा हो, अगर आप उससे दिल से चाहेंगे, आप उसे सचमुच पसंद करेंगे और एक फीलिंग से आप उसे बुलाएंगे, तब आएगा वो बच्चा। आप फेक नहीं कर सकते मोहब्बत बच्चे से या इंटरेस्ट बच्चे से। सचमुच आपको बच्चे से इंटरेस्ट होगा तो वो आपसे रेपो बनाएगा। उसी तरह से ऑडियंस भी जो है और युवा जो है, युवा को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि ये तरकीब करें तो मेरे पास आ जाएंगे वो। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, अगर उनको आप समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं किसी हद तक, अगर आपके दिल में उनके लिए प्यार और इज़्ज़त है तो वो आपसे प्यार करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर आपके दिल में ही उनके लिए प्यार और इज़्ज़त नहीं है, बल्कि सोचते हैं भाई युवा तो चाहिए, काम कैसे चलेगा बिना युवा के, तो ऐसी बात कहो, वो वर्क नहीं करेगी। जी बिल्कुल ठीक है। मैं भाषा पर आना चाहता हूँ जावेद जी। जी, बहुत से लोग नया लिखते हैं, हमारे समय के लोग नया लिखना चाहते हैं, लिखना भी है, किसी न किसी ने तो काम करना है। जी जी। कभी कभी लगता है कि शब्द कम पड़ते जा रहे हैं। अगर भाषा के ऊपर हमने अपना अधिकार जमाना है, शब्दों का भंडार ज़्यादा करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए, आप अगर डांसर बनना चाहते हैं तो डांस स्कूल्स हैं दुनिया में, आप सिंगर बनना चाहते हैं तो म्यूज़िक स्कूल्स हैं। ठीक है, बेसिक टैलेंट चाहिए, आपके पास ऐसे वोकल कॉर्ड्स होने चाहिए जिनसे आवाज़ भली निकलती हो, आप में सुर ताल हो पैदाइशी, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। वो फिर आप सीखते हैं और जितना सीखते हैं उतना मंचते हैं। डांस में भी यही है, पेंटिंग में है, एक बेसिक टैलेंट आपके पास चाहिए जो पैदाइशी होता है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। उसके बाद आप सीखते हैं तो हो सकता है आपके पास राइटिंग का भी टैलेंट हो, लेकिन उसमें सीखना क्या है। राइटिंग के आजकल थोड़े से आ गए हैं, कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, कुछ स्कूल भी, मगर वो इतना काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि ये बड़ा इंटरनल काम है। तो वो आपका स्कूल एक है, लिटरेचर। आप जितना पढ़ेंगे, आउटपुट से पहले इनटेक चाहिए होता है, तो आपने हासिल क्या किया तब दे सकेंगे ना दुनिया को कुछ। तो और दुनिया को किन शब्दों में देंगे वो भी चाहिए आपको राइटर की हैसियत से। तो आप जितना पढ़ेंगे, क्लासिकल लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, हर तरह का
जब आप अदब पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, तो आप में एक तो शब्दावली आपकी बढ़ेगी, वोकेबलरी बड़ी हो जाएगी। दूसरी है कि आप ये देखेंगे कि मास्टर्स ने कोई भी इमोशन को किस तरह से कैप्चर किया था, किस तरह से कहा था, क्या क्या तरीके हैं। तो कहीं आप जब वो सब देखेंगे तो आपको भी कुछ समझ में आएगा कि बात कहने अच्छी बात तो है, लेकिन अच्छी तरह कैसे कही जाए जी। ये धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। फिर शब्द जो होते हैं ना, दे आर लाइक पीपल। जैसे अभी सामने दरवाज़ा खुला, एक आदमी एंटर हुआ, तो सबसे पहले तो आपने उसकी शक्ल सूरत देखी जी। फिर उसके बाद मालूम हुआ कि ये डॉक्टर हैं, फिर ये मालूम हुआ कि ये फला जगह रहते हैं और इनको, और फिर आपको कनेक्शन मिलते हैं। अच्छा, तो आप उसको जानते हैं, मेरी भी उससे दोस्ती है, वो आप उनके रिश्तेदार हैं, सो ऑन। देन यू कैटेगराइज द पर्सन, स्लॉट करते हैं आप उसे। उसी तरह जब शब्द आप पहली दफ़ा सुनते हैं तो जो पहली उसकी फिज़िकल अपीयरेंस है वो है उसकी साउंड। ये शब्द कान को कैसा लगा जी। फिर उसके मीनिंग क्या है। शब्द के मीनिंग वही है जैसे आदमी का ऑक्यूपेशन है, ये आदमी डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो बिजनेसमैन है, उसी तरह हर शब्द भी एक मीनिंग कन्वे करने पे लगाया गया है। जब आपने सुना एप्पल, तो एप्पल का काम ये है कि आपको वो एक लाल रंग का गोल सा फल होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो एप्पल साउंड ने तो आपको दिया, एप्पल साउंड है। इस साउंड ने आपको फल का नाम बताया, फल का काम बताया, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस में 2500 रेफरेंस बनेंगे। एप्पल आपने कहाँ खाया था, कब खाया था, एप्पल की खूबियाँ क्या है, एप्पल का मतलब क्या है, एप्पल कौन लोग खा सकते हैं, कौन, 2500 चीज़ें वो आपके माइंड में बनेंगी। तो उसी तरह से ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि ये शब्द जो मैं लिखूंगा या बोलूँगा, इसकी साउंड लोगों पे कैसे इफ़ेक्ट करेगी। फिर इसके मीनिंग तो ठीक है, लेकिन इसके जो रेफरेंसेस बनेंगे वो रेफरेंसेस सबकॉन्शियस में क्या बन सकते हैं। जब आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा तब आप सही शब्द इस्तेमाल कर सकेंगे कि शब्द जो है आपके माइंड में जाके पिघलता है और उस शब्द की वजह से और कई शब्द याद आते हैं, रेफरेंसेस याद आते हैं, जो इतने क्विकली होता है कि आप उसे ग्रास्प नहीं कर पाते। अब जैसे एक वर्ड मैं कहूँ पिघलना जी, अब पिघलने से आपके माइंड में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, इसलिए को जल्दी जल्दी ये पिघलना जो है बहुत सारे रेफरेंसेस ढूंढता है माइंड में। अगर आपको ये शऊर आ जाता है और वो आता है सिर्फ पढ़ पढ़ के कि ये शब्द मेरे सबकॉन्शियस में क्या इमेज बनाएगा एक आम रीडर के या लिसनर के, तब आप सही शब्द इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। जावेद जी, एक मैंने बात मेरे जहन में आ रही थी, एक मंडी होती है बाज़ार, क्योंकि जो फिल्म नगरी है ना, हम जो आम लोग गांव से आए हैं उनके ऊपर बहुत प्रभाव डालती है। चारा काट के घर आए, फिल्म देखी, फिल्म में गाना सुना, गाना आपने लिखा, तो मुंबई में बैठ के या किसी और शहर में बैठ के आपने जो काम किया, पूरी दुनिया के जो हिंदी भाषा जानते लोग हैं उनके ऊपर सीधा प्रभाव डलता है। कोई फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री का चाहे मालिक है, तो जब लिखना होता है जी, तो मंडी के लिए लिखना होता है, बाज़ार के लिए लिखना होता है, या फिर आपके लिखे हुए शब्द आम लोगों की समस्याओं को थोड़ा बहुत चिन्हित करते हुए आगे बढ़ें, उसके लिए लिखना होता है। ये मंडी क्या है, मंडी में आदमी रहते हैं ना, इंसान, हाँ, तो उन इंसानों के लिए लिखना होता है। मंडी से एक कोल्ड ब्लडेड सी फीलिंग आती है। ये जो चारा काट के आया है इसकी भी थोड़ी इज्जत रखिए, ऐसा नहीं है खराब आदमी नहीं है जी। और अगर चारा काट के आने वाले के लिए हम लिखें तो ये तो बड़ा अच्छा काम होगा। बल्कि अफसोस ये होता है कि अक्सर लोग चारा काट के आने वालों के बारे में नहीं लिखते और उनके लिए नहीं लिख रहे, तो लिखना चाहिए। तो दूसरा ये कि आपको ये अंदाज़ा पता नहीं है कि नहीं है कि ये चारा काटने वाला लिखने वालों पे कितना असर करता है, इसका क्या असर है जी, और ये कैसे कंट्रोल करता है लिखने वालों को, ख़ास तौर से मंडी जो आप जैसे कहते हैं वहाँ पर लिखने वालों को। ठीक है, इसलिए कि ये जो मंडी में, सो कॉल्ड मंडी में लिखा जाता है, वो इस चारा काटने वाले को खुश करने के लिए लिखा जाता है, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा जाता है, और अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या चीज़ उसे सेटिस्फाई करेगी। ये चारा काटने वाला वक्त के साथ बदलता रहता है, तो फिर उसकी पसंद भी बदलती रहती है, और जो मंडी में लिखने वाले लोग हैं वो भागते हैं उसकी पसंद के पीछे।
तो एक्चुअली समाज जो है वो फिल्मों पे और फिल्म के गीतों पे कितना असर डालता है, कभी इसके बारे में भी सोचिए जी। और कभी कभी अफसोस ये होता है कि समाज फिल्मों को बहुत बिगाड़ता है। समाज बिगाड़ता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए तो ख़राब फिल्मों को, ख़राब गानों को जब अप्रिशिएट करेगा तो बाकी लोग भी ख़राब काम करने लगते हैं। अब देखिए, एक गाना था जो मुझे निहायत नापसंद है और मुझे कोई शर्म नहीं है उस फिल्म गाने को कोट करने में कि किसी का दिल दुखेगा, किसी को बुरा लगेगा तो लगे, लेकिन चोली के पीछे क्या है, एक बेहुदा गाना है जी। अच्छा, ये एक आदमी था जिसने लिखा था, 2 म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने उसको ट्यून किया था, 2 सिंगर थे जिन्होंने उसको गाया था, तो क्या हुए 5 हुए, 2 एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने इस पर डांस किया था, कितने हुए 7 हुए, 1 कोरियोग्राफर था जिसने इसे डिज़ाइन किया था कैसे डांस होगा, 8 हुए, 1 डायरेक्टर था जिसने इसे शूट किया था, 1 कैमरामैन था जिसने इसको कैमरा चलाया था। 9-10 आदमी है ना? ये 9-10 आदमी का टेस्ट खराब तो मुझे इससे कोई फिक्र नहीं होगा। 140 करोड़ की आबादी में अगर 9-10 आदमी का टेस्ट खराब है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अफसोस ये है कि सुपरहिट गाना था, ये सुपरहिट किसने किया था? ये आपने किया था जी, ऑडियंस ने किया था। तो अब मैं इनके लिए परेशान हूँ कि ये इनको क्या हो गया कि ऐसा गाना इन्होंने इतना चलाया। और अब होता क्या है कि जब इस तरह का गाना बहुत सुपरहिट होता है तो और भी कई लोग करने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से समाज पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे फिल्म को, अच्छे गाने को चलाए, और इससे फिल्मों पे बुरा असर पड़ता है। जब आप ख़राब चीज़ को इतना अप्रिशिएट करेंगे और घरों घर गाएंगे और उस पर छोटे छोटे बच्चों को नचाएंगे तो कितने शर्म की बात है। जी जावेद जी, कभी असहज, अच्छा किया जी आपने जवाब, बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं चारा काटने वालों में हूँ। वो तो तय नहीं कर सकते अभी कि अच्छा लगा कि नहीं, लेकिन जवाब यही है। नहीं, जवाब यही है समाज, क्योंकि पंजाब में भी ऐसे, पंजाबी में बहुत से गाने ऐसे हैं जो घर में बैठ के सुने नहीं, लेकिन सबसेट वो हैं जो सुने नहीं जा सकते। नहीं, सब सुनते हैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम। मैं तो कितनों घरों में गया हूँ जानू के, उनकी 6 साल की बच्ची, 7 साल की मासूम सी बच्ची, देखिए हमारी बच्ची इस पे कितना अच्छा डांस करती है, वो डांस करके दिखाती है बच्ची, उसे क्या मालूम है, उसका थोड़ी दोष है बच्ची का। लेकिन आप ये समाज को क्या हुआ है, और ये समाज जो है इस तरह की चीज़ें अप्रिशिएट करेगा तो बनेंगी जी, और अगर उन्हें रिजेक्ट कर देगा तो नहीं बनेगी। एक बुरा गाना हिट हो गया तो 10 बनेंगे। हाँ, तो ये चारा काटने वाला बेचारा नहीं है जी, ये याद रखिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जावेद जी, एक चीज़ और, जो आम लोग होते हैं हमारे जैसे, हम जल्दी असहज हो जाते हैं, समाज में कुछ घटित होता है, कुछ भी हो गया, सारा दिन कभी उदासी में रहते हैं, कभी छोटी सी खुशी आ गई तो सारा दिन खुश रहते हैं। आप बड़े लोग हो, बहुत से अवार्ड मिले हैं, बड़े लोगों में उठना बैठना है, कभी आप भी सहज होते हो कुछ जो समाज में घटता है, दिन में भारी भारी? देखिए, एक तो आपका जो डेफिनेशन है जी बड़े लोग की, वो बड़ी अजीब है जी। मतलब अगर आपको 2-3 अवार्ड मिल जाएं जी तो आप दूसरी तरह के आदमी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे। नहीं तो आप दूसरों पे क्यों शक कर रहे हो गए? क्यों शक कर रहे? नहीं, ऐसे है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है केवल शहरों में पहुंचता नहीं। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो सिनेमा ही नहीं पहुंचता जी। समझे आप, हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में सिनेमा है कोई 14,000 के करीब जी। उनमें से 8,000 3 स्टेट्स में है, तमिलनाडु और आंध्रा, जो अब खैर बट गया लेकिन आंध्रा में थे, मिला के अभी भी तेलंगाना आंध्रा में, और कर्नाटक। 8,000 तो वहाँ है, वहीं पर अब बचे 6,000 जी। 6,000 में से ज़्यादातर हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, गुजरात में और महाराष्ट्र में, उसमें से जो बचे वो ऊपर आते हैं। तो हमारे, और ये 38 करोड़ की आबादी है USA की, वहाँ 1 लाख सिनेमा है। हमारी है 140 करोड़ की, वहाँ 14,000 है। तो गाँव में कहाँ है सिनेमा? गाँव वालों के पास सिनेमा अब ये इससे पहुंच जाता होगा अपना YouTube से या जी, जो नए प्लेटफॉर्म है। हाँ जी। थोड़ा बहुत TV से, लेकिन इतना है नहीं जी। हमारी तो एक्चुअली मार्केट ही अनटैप्ड है। अगर इतने सिनेमा हो जाएं तो हमारी तो फिल्में पता नहीं कहाँ की कहाँ बन जाए, उनका बजट ही क्या हो जाए जी। तो ऐसा नहीं है, ये गाँव का बुनियादी तौर से ये गांव का फिनोमेना नहीं है, ये अर्बन फिनोमेना है। इसलिए कि शहरों में ही है सिनेमा हाउस ज़्यादातर। तो अब ये टीवी वगैरह आ गया है तो उससे थोड़ा एक्सपोजर हो गया है, तो कोई शक नहीं है। और फिर टीवी सीरियल्स है, ये वो, खैर उनकी एक अलग कहानी है। मगर
इतनी रीच सिनेमा की है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। जी, शहर में है, शहर में है। सर एक बात मैंने और पूछनी थी कि जो शहर के लोग हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, युवाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अरे मगर जो इनका शहर के लोगों का प्रभाव पड़ता है उस पर भी तो सोचिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं सोच रहे, अब अभी सोचेंगे ना आगे। हाँ, अभी नया सवाल आया हमारे लिए। सवाल ये था कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, हमने यही सुना है कि हर एक बंदा बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। 50 साल पहले स्ट्रगल ज़्यादा थी कि आज के समय में ज़्यादा है? पहले ज़्यादा थी। पहले ज़्यादा थी, यूँ ज़्यादा थी कि सिर्फ सिनेमा था जी। आज क्या है, टीवी आ गया है, OTT है, 2500 रास्ते बन गए हैं। कहीं ना कहीं टैलेंटेड आदमी है उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। फिर ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये होता है उसमें मिल जाता है काम। पहले नहीं था। पहले तो अब जैसे ये सिंगर्स हैं तो बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने फिल्मों में नहीं गाया हुआ है लेकिन दे आर डूइंग वेरी वेल। ये पहले नहीं था। अभी ये जो हमारे जो होते हैं जैसे अलग अलग टीवी पे कंपटीशंस होते हैं तो उसमें जो लास्ट 3-4 लोग होते हैं, भले वो नंबर 1 ना हुए हों, 3-4 लास्ट है, उनको काम मिलते ही रहता है। वो सारे शहरों में जाके प्रोग्राम करते रहते हैं, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी, एंड दे मेक गुड मनी। पहले सब नहीं था, या तो भैया आप अंदर हैं या बाहर हैं। तो उस ज़माने में तो देखिए जब ये लता जी और आशा जी और किशोर कुमार और मुकेश और तलत और रफ़ी ये सब थे तो कितने नए सिंगर आ पाए जी, कितनों को काम मिला। एक महेंद्र कपूर ये आ गए थे, कहीं सुमन कल्याणपुर कोने में थी और भी ज़्यादा उनको भी नहीं हो पाया। एक्टर्स भी ये था, या तो आप फिल्म में हैं या फिर कहीं नहीं है जी। लेकिन अब बहुत सारी जगह और बहुत लोगों को काम मिलता है। राइटिंग का काम, मैं तो जब आया था तो या तो फिल्म में काम मिले या नहीं मिले जी, तो कितना टफ था। अब तो कितना टीवी का काम कितना है, OTT, कोई भी ठीक ठाक राइटर का काम मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो पहले बहुत मुश्किल था, आसान था। कई बार लोग निराश हो जाते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो काम नहीं करती अच्छे से, मेहनत नहीं करती। आप बहुत से युवाओं से मिलते हो, आपके पास आते हैं, रास्ता टटोलते हैं आपके माध्यम से। नई पीढ़ी के पास टैलेंट कितना है, क्या भविष्य है, आपको क्या लगता है जी? बहुत अच्छा है और नई पीढ़ी निहायत टैलेंटेड है। देखिए हर ज़माने में ज़्यादातर लोग तो मीडियोकर ही होते हैं जी, कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो आज भी वही होगा, लेकिन आज जो अच्छे हैं वो कमाल के अच्छे लोग हैं। मैं तो अक्सर नए बच्चों की फिल्में देखता हूँ तो मुझे तो हैरत होती है, मैं सोचता हूँ मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसा अच्छा लिखते हैं जी। तो ये सोचना कि नई पीढ़ी में टैलेंट नहीं है, या एक्टिंग का स्टैंडर्ड क्या हो गया ज़रा आप देखिए, कमाल का हो गया। छोटे छोटे रोल में आपको जो एक्टर दिखाई देते हैं वो ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है, ये कौन है जी। तो स्टैंडर्ड जो है सब चीज़ों का बेहतर हुआ, ऐसी बात नहीं है। नुसरत फ़तेह अली खां के बारे में आपने कहा था कि निहायत संत आदमी थे, मैंने सुना कि आप जी मैंने कहा। क्या 1-2 मिनट, क्योंकि हमारे लिए इतिहास हैं वो, कोई बोले ना बोले ज़रूर पूछना चाहेंगे कि कैसी शख्सियत थी, व्यक्तित्व कैसा था? बहुत ही अच्छा जी, बहुत अच्छा। एक तो हमारे यहाँ क्या है, लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। हम सबके सब बहुत बेईमान हो गए हैं। इंतहाई सच्चा आदमी था। एक तो किसी झंझट में ही नहीं पड़ता था, ठीक है, कि क्या ये कॉम्प्लेक्स किसका क्या है, किसने मुझे क्या कह दिया, किसने मेरी ट्यून चुरा ली, किसने एक उनकी ट्यून्स बहुत चोरी भी, कुछ नहीं। उसके दिल में एक चीज़ जैसे मैलिस कहते हैं, खुन्नस जैसे आम ज़बान में कहते हैं, कुछ बिल्कुल इन चीज़ों से दूर था और मोहब्बत का आदमी। और ये नहीं कि ज़हीन आदमी नहीं था, ये वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन बस उसके लिए जो म्यूज़िक थी वही सारी दुनिया थी। हम लोग तो साथ एक घर में रहे जी, वहाँ पर HMV के लिए चूँकि हम बना रहे थे, जैसे सारेगामा आज कहते हैं, एक एल्बम, तो वहाँ पर उनका मड आइलैंड एक बम्बई में ज़रा से शहर से बाहर जगह है, वहाँ समंदर के किनारे एक बंगलो है उस कंपनी का, तो वहाँ हमें ठहरा दिया था, मैं और वो और 2-1 नौकर जो खाना वाना बनाते थे, बस कोई नहीं था। तो हम लोग कोई 6-7 दिन वहाँ रहे, वहीं हमने एल्बम बनाया जी। तो बंगला था, उसके सामने लॉन था, लॉन के सामने समंदर था, तो वहाँ इनकी कुर्सी मेज़ रख देते थे, वो मेज़ के ऊपर उनका वो सिंथेसाइज़र और ये बैठे हुए, और 3-3, 4-4 घंटे वो आदमी अकेला बस बैठा बजाता रहता था, फिर बैठ जाता था, फिर समंदर को देखता रहता, फिर बजाने लगता था। और वही ट्यून, ये नहीं कि नई नई ट्यूनें बजा रहा था,
वो उसी ट्यून को घिस घिस के अगर आप उनकी म्यूज़िक देखेंगे, जो उनके कॉम्पोजिशन है, उनमें कितनी सिंप्लिसिटी है। वो सिंप्लिसिटी लाने के लिए वो उसे घिसता ही रहता था, नहीं और सिंपल कैसे हो सकता, और सिंपल कैसे हो। जी। तो उनके जितनी भी ट्यून्स हैं वो उसमें बीच में उनके अलाप या उनका सरगम वो अलग बात है जी। लेकिन जो बेसिक ट्यून है वो इतनी सिंपल कि ऐसा लगता था किसी की बनाई हुई नहीं, ये तो होगी। बिल्कुल जी। तो ये अचीव करता था वो, उसके अंदर की जो सादगी थी, उसके अंदर जो मोहब्बत थी म्यूज़िक से, वो उसमें दिखती थी। आखिरी सवाल है जिस समय उधर से इशारा मेरे को हो गया, हम पंजाबी लोग दुनिया भर में बिखरे पड़े हैं, हमें अपनी भाषा की भी चिंता है कि क्या होगा पंजाब से हम अमेरिका कनाडा कहीं भी चले गए सभी, और कुछ हमारे लिए 2 शब्द पंजाबियों के लिए हमें कुछ से दे दीजिए। साहब मेरी तो ज़िंदगी में ये मैं कड़ा पहनता हूँ, 1964 में मैंने पहना था। क्या बात है। ये एक पंजाबी का ही कंट्रीब्यूशन है और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर वो मुझे दोस्त ऐसा न मिला होता तो मेरा क्या होता जी। इसलिए कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं तो ना मेरे पास रहने को घर था, ना खाने को खाना था, ना पहनने को कपड़ा था, बहुत बुरी सिचुएशन में था, अकेला था। 16-17 साल की उम्र थी, वो मुझसे शायद 1 साल बड़ा 2 साल बड़ा था। और उसने मेरी कैसे मदद की और हम कैसे एक साथ रहे। मुश्ताक सिंह नाम था उसका, और वो भी है, अभी हम लोग कभी कभी मिलते हैं, इसलिए कोई इंग्लैंड में रहता है, मिलते हैं, टच में आ गए। अगर 30-32 साल के बाद टच में आए, 32 साल हाँ वो भी कमाल है। और कैसे आए वो भी कहानी है कि हम लोग खो गए थे एक दूसरे से। जब 64 में मैं अलग हो रहे थे तो उसने मुझे अपना कड़ा उतार के पहनाया। तो बड़ा धार्मिक आदमी था, उसके लिए कड़ा तो उतारना मामूली काम नहीं था, बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ा जेस्चर था कि जैसे उसका पर्सनैलिटी का एक हिस्सा मेरे साथ जा रहा है, ऐसा था। तो फिर हम खो गए, वो कहीं चला गया ग्लासगो, मैं बॉम्बे चला गया, ना मेरे पास तो पता ही नहीं था, तो बेचारा ख़त लिखता भी तो कहाँ लिखता। तो उसके बाद अभी आज से कुछ 5-6 साल पहले मैं और शबाना गए लंदन, और लंदन में BBC ने हमें इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। तो हम वहाँ चले गए। तो जैसे हम इंटरव्यू हुए तो जैसे आप हैं वहाँ पर जो साहब थे वो भी आप ही जैसे इंटरेस्टिंग आदमी थे। तो उन्होंने कहा मुझसे कि साहब मैं भी कुछ शायरी वारी करता हूँ, तो ये देखिए मेरी किताबें आप देखें। तो मैंने उनसे ले ली उनकी बुक्स जो छपी हुई थी, और शबाना का इंटरव्यू शुरू हो गया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू होना था, तो मैं वो किताब देखता रहा। अच्छा, वो शायरी मुझे ज़रा कुछ थोड़ी अजीब लगी, तो मैंने सोचा कि जिसने प्रेफेस लिखा है उसने क्या कहा है शायरी के बारे में। तो मैंने वो खोला, तो वो प्रेफेस में नीचे मैंने नाम देखा तो मुश्ताक सिंह लिखा था। तो मैंने उनसे इंटरव्यू वगैरह जब हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि मुश्ताक सिंह कौन साहब है? कहने साहब यहीं रहते हैं, इंग्लैंड में। तो उन्होंने कहा कि ये भोपाल में कभी गए हैं, रहे? अरे कहले वो भोपाल का तो हमेशा जिक्र करते हैं, बहुत जिक्र करते। तो मैं उनका फ़ोन नंबर, कहले मेरे पास तो नहीं है, तो 3 साल पहले मैं उनसे लिखाया था प्रेफेस, मगर मैं ढूंढूंगा शायद मिल जाए। तो मैंने कहा अगर मिले तो आप मुझे दे दीजिए। तो शाम को उन्होंने फ़ोन करके मुझे फ़ोन नंबर दिया, मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वही मुश्ताक निकला। क्या बात है। तो फिर वो आया अगले दिन, और खैर ज़रा हम लोग के आंसू निकले, थोड़े गले वले लगे। और इंटरेस्टिंग बात यह कि उसने कहा तुम्हारे कुछ पेपर्स मेरे पास इतने बरसों से एक लिफाफे में रखे हैं, तो मैं पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया था, फिर यहाँ चला, और मैं हमेशा अपने पास ही रखता। क्या बात है। तो वो तुम कल ले। मैं कल सुबह तो मैं जा रहा हूँ। तो कहने अच्छा, मैंने कहा फला आएंगी, नसरीन मुन्नी कबीर मेरी दोस्त है जर्नलिस्ट, वो 15 दिन बाद आएंगे, उन्हें दे देना। तो उसने कहा ठीक है। और 15 दिन बाद मुझे वो पेपर, वो लिफाफा जो 35-38 साल से वो अपने साथ रखे हुए धरोहर, हाँ, उसमें मुझे ज़िंदगी में जो मैंने पहली डिबेट के लिए प्रिपरेशन की थी वो पेपर पे स्पीच लिखी हुई मिली मुझे। मेरी खोई हुई ऑटोग्राफ बुक मिल गई जिसमें मैंने 58-59 में फिल्म स्टार्स के ऑटोग्राफ लिए थे। वो पूरी, ये कमबख्त कब से लिए घूम रहा था, और वो देखिए तो अब हमारा वापस रिश्ता हो गया इतने गैप के बाद। क्या बात है जी। तो मेरे ऊपर तो कुछ एहसान ऐसा है, और ये अजीब इत्तेफाक है कि ज़िंदगी में मेरे जो भी पर्टिकुलरली जो सिख दोस्त आया, कोई जिससे मेरी मुलाकात हुई, वो उसने हमेशा मेरी मदद की।
तो मुझे कभी कभी शक होता है, मैं तो एथीस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, मैं सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन वाकई अगर कोई रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है, तो मैं तो 100% पिछले जन्म में सीखता, ये बात पक्की है। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जावेद जी, बहुत सी बातें थी आपकी राज्यसभा, आपकी चुनाव की, वो कभी फिर अगर मौका मिला, अगर हम हुए तो करेंगे, क्योंकि आपने अभी लंबा चलना है। बहरहाल वो जो चारा वाला है उसको मेरा सलाम वो हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। शुक्रिया जी। मयंक जी, इन 40 मिनटों में मुझे लग रहा है मैंने कुछ सीखा है जी। जावेद जी से मिलने से पहले और मिलने से अब तक आपने क्या महसूस किया? जी, हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता हो गया है, बहुत पुराना नाता हो गया है। मैं तो दोस्तों से कहता हूँ, बहुत गर्व से कहता हूँ कि उतने साल पहले, आज से शायद 16 साल पहले हम मंच के अलग अलग तरफ पे थे, और उस वक्त मैं बिल्कुल डरा हुआ सा आके जावेद साहब के सामने खड़ा हो गया था, और ऑडिशन पे गाना भी मैंने जावेद साहब का ही गाया था। और वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र जो है, एक ही मंच पर परफॉर्म करना, जावेद साहब की बातें सुनना, नॉट ओनली ऑन स्टेज बट जब हम जहाँ जहाँ अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में था या फिर यहाँ पे है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत एक चीज़ तो मुझे हमेशा से पता थी कि जावेद साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है, और एक खुशनुमा मिजाज जो होता है वो हमेशा से रहा है जावेद साहब का। सो एक जो अप्रोच है लाइफ की तरफ कि चाहे जो भी हो अच्छी तरह से कट जाएगी ज़िंदगी, वो मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखा उनसे। 3 बार तो मेरे को झड़क दिया, लेकिन पता नहीं लगने दिया, बिल्कुल नहीं पता लगा मुझे। वही गाना जो पहली बार आपने इनके सामने स्टेज के दूसरी ओर खड़े होकर सुनाया था, क्या उसकी 2-3 लाइनें? ज़रूर। गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयाँ, सब गाते हैं सब ही मदहोश है, हम तुम क्यों खामोश हैं, साज़े दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों गाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। शुक्रिया जी, शुक्रिया मेहरबानी। जानवी जी, थैंक यू। आपने तो अभी बहुत सी प्राप्तियां, उपलब्धियां हासिल कर भी चुके हो आप छोटी उम्र में, तो मुझे लग रहा है। और तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप साथ में बैठते हैं, मैंने कल भी देखा आप साथ बैठे थे, तो कैसा गर्व महसूस होता है? गर्व से ज़्यादा इट्स जस्ट वेरी हम्बलिंग टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, क्योंकि जिस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिस तरह के पर्सपेक्टिव्स जानने को मिलते हैं इनसे, तो उससे लगता है कि कितनी अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ में जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। कोई भी गीत जावेद साहब का 2 लाइनें उसकी प्लीज़। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियाँ अब कलियाँ, हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बन्नो ले जाने तुझको गुइया, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आके बैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियाँ अब कलियाँ, हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जावेद जी, बहुत शुक्रिया। बहुत आपके शब्द हमारे साथ रहेंगे ताउमर। थैंक यू जी। सो जावेद साहब, उनके साथी, उनसे बातचीत हुई। पंजाबी भाई जो है, पंजाबी भाईचारा जो है, जो सिख हैं, उनके लिए एक बहुत भारी चुनौती है। इनके पास
हमारे जो पुरानी पीढ़ी है उनका एक ख़जाना है, उनकी ईमानदारी का, सहायता करने का जो उनके अंदर एक इच्छा होती है। कभी कभी लगता है शायद थोड़ी कम तो नहीं होती जा रही। आज की इस इंटरव्यू के बाद, आज के साक्षात्कार के बाद उम्मीद है कि हम उस मर्म को पकड़ेंगे ज़रूर, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो बातें हैं ना बहुत बेशकीमती है, इनकी कोई कीमत नहीं है। उस बात को आप समझेंगे। मैं इस आशा से इन सभी से विदा लेता हूँ। यहीं देखते रहिए प्राइम एशिया टीवी, आपका अपना आपके लिए।